सभी को राम राम। मैं BS पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे हैं और ये लगातार ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का 7वां वीडियो जो है मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी 25 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपको इस तरह की एक वीडियो देता रहूं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का पहला प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगम बिंदु को निम्न में से क्या कहते हैं। देखो, आपने ध्यान देना है, त्रिभुज के शीर्ष से जो लंब निकल रहे हैं उनके संगम बिंदु, जहां पे वो तीनों लंब आपस में मिल रहे हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस संगम बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं त्रिभुज का लंब केंद्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जैसे इसमें पहले में दिया ना त्रिभुज का अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र होता है जो त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक जहां पे मिलते हैं वो अंतः केंद्र होता है। और त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, जहां से त्रिभुज के अंदर जो है वो सर्कल लगाया जा सकता है, और सर्कल से तीनों रेखाओं को जो स्पर्श करता है सर्कल, उस पॉइंट को जो है वो परिकेंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा होता है, जहां पे लंब आपस में मिलते हैं। दूसरा है कि एक त्रिभुज की मध्यिकाएं परस्पर बराबर है तो वह त्रिभुज। अब यदि किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं आपस में बराबर है, इक्वल है, तो कौन सी त्रिभुज होगी, तो वो होगी समबाहु त्रिभुज। क्योंकि यदि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं उसकी बराबर है, तभी उसकी मध्यिकाएं भी आपस में बराबर होगी, परस्पर बराबर होगी। अगला है प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज की किन्हीं दो मध्यिकाओं का योग। अब ये तीन मध्यिकाओं होती है एक त्रिभुज में, और दो मध्यिका इकट्ठी जोड़ दी गई है, तो ऑब्वियसली तीसरी मध्यिका से वो अधिक होगा। तो इसका सही आंसर है ए, तीसरी मध्यिका से अधिक होगा। क्योंकि दो मध्यिका जुड़ जाएगी तो वो एक ही बन जाएगी, तो तीसरी तो ऑब्वियसली छोटी रहेगी ना जी, तो तीसरी मध्यिका से अधिक उनका योग होगा। अगला है चौथा, सर्वांग संग आकृतियां क्षेत्रफल में। अब सर्वांग संग आकृतियां क्षेत्रफल में कैसी होती है, तो ऑप्शन ए में दिया गया कि एक दूसरे का अनुपात 2:1 होता है। तो यदि उनके सभी गुण मिलते हैं, सभी अंग उनके बराबर है, सभी अंग सर्वांग संग है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर 2:1 के बराबर तो नहीं हो सकती है। दूसरे में कि बराबर होती है, तो ये ऑप्शन इसका सही है, वो आकृतियां जो है वो क्षेत्रफल में बराबर होती है। तीसरे में दिया गया कि एक से दूसरे का क्षेत्रफल कम होता है, तो फिर वो सर्वांग संग आकृतियां नहीं होती, यदि कम ज्यादा होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है ऑप्शन प्रश्न नंबर 5, एक ही आधार और एक ही ऊंचाई के समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में। अब यदि आधार भी इक्वल है और ऊंचाई भी इक्वल है, तो उनका क्षेत्रफल कैसा होगा, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होगा, बराबर होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 6 है कि किसी त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। अब ये कौन सी चीज है जो किसी त्रिभुज को दो समान भागों में बांटती है, जिसका कि क्षेत्रफल जो है वो दोनों त्रिभुजों का इक्वल रहता है, तो वो होती है मध्यिका। मध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को दो भागों में बांटती है और उनका दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल रहता है। अगला है प्रश्न नंबर 7 कि समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों कि यदि एक भुजा समान हो तो उनकी ऊंचाई। अब देखो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है, समान है ना दोनों का क्षेत्रफल, और एक भुजा भी बराबर है। इसी तरह का प्रश्न आपने कहां पढ़ा था, प्रश्न नंबर आपका 5,
ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आधार बराबर है और ऊंचाई बराबर है। यहाँ क्या कह रहा है कि और उनका क्षेत्रफल कैसा होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होगा, ऊंचाई और आधार बराबर है। यहाँ क्या कह रहा है कि समान क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल यहाँ पे इन्होंने क्षेत्रफल पहले दे दिया है कि क्षेत्रफल यदि समान है दोनों त्रिभुज का और एक भुजा समान है, जैसे कि यहाँ आधार समान दे दिया था, तो उनका जो है ना वो ऊंचाई कैसी होगी, तो उनकी ऊंचाई भी बराबर होगी। आप प्रश्न नंबर 5 में देख सकते हैं एक ही बराबर की ऊंचाई है, तो यहाँ क्या आएगा, इसका ऊंचाई जो होगी उनकी वो समान होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही है। तो देखो ये दोनों प्रश्न 5वां और जो 7वां है वो घुमा फिरा के पूछे गए हैं, जबकि प्रश्न एक ही है ये। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपने इसमें बिल्कुल भी उलझना नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 8, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा और शीर्ष लंब के गुणनफल के। अब यहाँ क्या कह रहा है कि क्या गुणनफल के बराबर होता है, दुगुना होता है, तिगुना होता है या कम होता है, तो ये कैसा होता है, तो ये जो है ये समान होता है। चतुर्भुज जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल जो है वो किसी एक भुजा और शीर्ष लंब के गुणनफल के समान होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 9, तल के उस भाग को जो त्रिभुज से घिरा हो। बहुत ध्यान से आपने देखना है, ये बहुत इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कमीशन में आ चुका है प्रश्न कि तल के उस भाग को जो त्रिभुज से घिरा हो उसे निम्न में से क्या कहते हैं। यहाँ ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज बना हुआ है और ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको मैंने जो ना वो मेरी आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको विस्तार से समझा रखा है। ये अंदर का जो सफेद वाला भाग है ना, ये इस भाग की बात कर रहा है कि तल के उस भाग को त्रिभुज से घिरा हो, त्रिभुज के अंदर वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं। ये कह रहा है उसे कहते हैं त्रिभुज का अंतरंग। त्रिभुज का अंदर का जो भाग है, त्रिभुज का अंतरंग हम इस भाग को कहते हैं। पर यदि त्रिभुज की भुजा भी उसमें साथ जोड़ी जाए, अगला देखो आप देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि त्रिभुज और त्रिभुज के अंतरंग। अब त्रिभुज की जो रेखा है ये भी इसमें ली गई, पहले नहीं ली गई थी, पहले सिर्फ ये व्हाइट वाला जो हिस्सा था ये वाला पूछा था। अब ये कह रहा कि त्रिभुज भी उसमें साथ ले लो, तो त्रिभुज और त्रिभुज के अंतरंग के सम्मिलन को निम्न में से क्या कहते हैं। त्रिभुज भी साथ में ले लिया और उसका अंतरंग भी साथ में ले लिया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र, उसको कहते हैं। ये पूरा जो है त्रिभुजाकार क्षेत्र है, बट यदि अंदर का पूछा जाए तो त्रिभुज का अंतरंग है। इसमें जो है ना आपने बिल्कुल उलझना नहीं, बहुत आसान है, पर प्रश्न जरूर कमीशन में पूछा जाता है और पहले भी ये कमीशन में आ चुका है। अगला है प्रश्न नंबर 11, आयताकार क्षेत्र निम्न में से किसे कहते हैं। आयताकार क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आयत और आयत के अंतरंग के सम्मिलन को। देखो त्रिभुज का कैसा था, त्रिभुज और त्रिभुज के अंतरंग के सम्मिलन को क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार प्रदेश। तो यहाँ आयताकार प्रदेश पूछा गया है। अब यहाँ पे इससे नहीं पूछा, तो उत्तर क्या आएगा इसका बी, कि आयत और आयत के अंतरंग के सम्मिलन को जो है वो आयताकार क्षेत्र कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। यदि आयताकार अंतरंग पूछ रहे हैं तो अंदर का ही हिस्सा है, उसमें फिर आयत नहीं जुड़ेगी। तो ये कह रहा है आयताकार क्षेत्र, जो त्रिभुजाकार क्षेत्र पूछा था इसी तरह आयताकार क्षेत्र पूछा है, तो क्षेत्र में आयत भी आएगी और आयत का अंतरंग भी आएगा, इकट्ठा मिलके आएगा, तो उसको कहेंगे आयताकार क्षेत्र। अगला है प्रश्न नंबर 12, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का। अब ये क्या होता है, ये दुगना होता है, समान होता है, आधा होता है, या इनमें से कोई भी उत्तर इसका सही नहीं है। तो दोबारा से आप प्रश्न को एक बार दोबारा ढंग से पढ़ लें कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के, यदि उसके विकर्णों को गुणा किया जाए तो उसके विकर्णों के गुणनफल के किसके बराबर होगा वो, तो वो होता है उसके विकर्णों के आधे आधा होता है। विकर्णों को यदि गुणा किया जाए तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके विकर्णों के गुणनफल से आधा होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 13, और इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और मैं बाद में इसका जब उत्तर बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान इसका उत्तर है और इस तरह भी पूछा जा सकता है। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि एक समतल में कोई बिंदु, देखो समतल में कोई बिंदु दे दिए यहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ पे एक बिंदु दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि बिंदु इस तरह गतिमान है। अब ये बिंदु इस तरह गतिमान है, ये इस तरह चल रहा है
कि समतल में दिए गए एक बिंदु, और समतल में एक और बिंदु दिया गया, यहाँ पे मैं एक और बिंदु ले रहा हूं, ठीक है, एक बिंदु और दिया गया है, से उसकी दूरी सदा नियत रहती है। नियत मीन्स इक्वल रहती है, बराबर रहती है। अब ये बिंदु यदि गतिमान होता है तो इस बिंदु से जो इसकी दूरी है, ये कहीं भी घूमेगा तो ये बराबर रहेगी। तो आगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि तो इस बिंदु के पक्ष को निम्न में से क्या कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये सही हमारे से बन पाए। ये गतिमान हम इसको करते हैं बराबर, इसको हम घुमाते इस वृत्त के, इस बिंदु के बाहर से। तो आप देख सकते हैं ये क्या चीज बन गई है, ये बना एक वृत्त, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वृत्त। वृत्त जो है इसकी परिभाषा इस तरह भी घुमा फिरा के पूछी जा सकती है। तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि समतल में एक बिंदु दिया गया है जो इस तरह गतिमान है कि तल में कोई एक बिंदु और दिया गया है, एक बिंदु की दूरी जो है सदा बराबर रहती है, नियत रहती है। उस बिंदु के पक्ष में निम्न में से आप जो है वो क्या उत्तर देंगे, तो उत्तर आएगा सी, वृत्त। अगला है प्रश्न नंबर 14, एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्तों को निम्न में से क्या कहते हैं। देखो दो या दो से अधिक वृत्त है पर केंद्र उनका एक ही है, तो उसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि केंद्र स है, उनका एक ही केंद्र है, समान केंद्र है, पर वृत्त बहुत सारे हो सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15 कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को निम्न में से क्या कहते हैं। कि वृत्त के दो बिंदु है और उनको मिला रहा है कोई रेखाखंड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त में दो बिंदु दिए गए, दो बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है, जो रेखाखंड मिलाता है, उसको कहते हैं वृत्त की जीवा। अगला है प्रश्न नंबर 16, वृत्त का व्यास निम्न में से किसे कहते हैं। अब वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, व्यास की यदि परिभाषा आपको आती है तो आप उसको समझ सकते हैं, पर यहाँ पे ये सीधी नहीं पूछी, सीधा नहीं उत्तर इसका दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है, और इसमें दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर बी पढ़ लेते हैं, वृत्त के केंद्र पर डाले गए चाप को, यदि वृत्त के केंद्र से चाप डाली जाएगी तो वो तो व्यास नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, वृत्त के बाह्य भाग से जाने वाली जीवा को, तो यदि वृत्त के बाह्य भाग से कोई जीवा जा रही है तो भी उसको व्यास हम नहीं कहते। तो ये दोनों उत्तर जो है गलत है, और उत्तर सही कौन सा है, ए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम जो है वो वृत्त का व्यास कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 17, एक वृत्त के निम्न में से कितने व्यास हो सकते हैं। तो एक वृत्त में देखो अनंत व्यास हो सकते हैं, अनेक व्यास इससे हो सकता है, व्यास की संख्या कोई नहीं है, बहुत सारे व्यास जो है वो हो सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 18, वृत्त के सभी व्यास। अब सभी व्यास वृत्त के कैसे होते हैं, तो सभी व्यास जो वृत्त के हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 19, किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त की। अब किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो उस वृत्त की क्या होता है, वो सबसे बड़ी चाप होती है, ठीक है, सबसे बड़ी गोल चक्रिका होती है, या बाह्य भाग होता है, या सबसे बड़ी जीवा होती है, तो सबसे बड़ी जीवा होती है। डी ऑप्शन इसका सही है, जो वृत्त का व्यास होता है वो जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 20 कि वृत्त का व्यास उसे दो बराबर चापों में विभाजित करता है, इन दो चापों में से प्रत्येक चाप को निम्न में क्या कहते हैं। नीचे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से क्या कहते हैं, वृत्त को ढंग से प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि वृत्त का व्यास उसे दो बराबर चापों में विभाजित करता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो दो बराबर भागों में वृत्त को बांटता है, तो इन दो चापों में से प्रत्येक चाप को क्या कहते हैं, तो प्रत्येक चाप को वृत्त का अर्धवृत्त उसको कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसे वृत्तखंड कहेंगे। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वृत्तखंड किसे कहेंगे, तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में है, ए में है कि वृत्त का व्यास उसे दो बराबर चापों में विभाजित करता है, इन दो चापों में से
प्रत्येक चाप को। चाप जो है वो वृत्त का भाग नहीं हो सकता है। ये तो खाली चाप ही चाप है ना, चाप तो वृत्त का भाग नहीं हो सकता ना, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला है कि वृत्त की जीवा क्या करिए, वृत्त की जीवा वृत्ताकार चक्रिका को 2 भागों में विभाजित करता है। इन 2 भागों में से प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। तो ये जो है ना इसका सही उत्तर है, वृत्त का खंड ये हो सकता है। पर अभी तीसरा ऑप्शन बचा है, तो तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम कि एक ही केंद्र वाले 2 या 2 से अधिक वृत्तखंडों को। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता इसका, ये तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र तो एक ही रहेगा ना, पर वो अलग अलग वृत्त नहीं होंगे। ठीक है, एक ही वृत्त का अलग एक भाग दिया गया, जैसे ऊपर उसमें बी में दिया गया है, तो एक ये जो है इसका सही है। जीवा के साथ जो है वो अगर अलग भाग उसका हो गया है तो उसको हम कहते हैं वृत्त का खंड। में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह से एक भाग हो चुका है, ये जीवा, इसको आप मान लिए ये जो रेखा ये जीवा है, और जीवा ने इसको जो ना 2 भागों में बांट दिया है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, पर 2 भागों में बांट दिया। यहाँ भी यही कह रहा है कि वृत्त की जीवा वृत्ताकार चक्रिका को 2 भागों में विभाजित करता है। 2 भागों में विभाजित करता है तो उसके प्रत्येक भाग को वृत्त का खंड कहते हैं। ये जो है ना एक लघु खंड है, एक दीर्घ खंड है, 2 खंड हो गए, बट इसको जो है हम वो वृत्त का खंड कह सकते हैं। जो ऊपर पहले दिया गया था ये चाप को कह रहा है, प्रत्येक चाप को, चाप तो वृत्त का खंड। अब ये चाप है तो ये तो वृत्त का खंड नहीं हो सकता, क्योंकि तो खाली है। तो इस तरह से जो है अगर इसको हम मिला देते हैं इस तरह से, जैसे हमने यहाँ मिला रखा है, तो ये जो है वो एक खंड हो गया, और यदि हम इसको पूरा गोला कर देते हैं तो ये जो है वो दूसरा खंड हो जाता है। इस तरह इसको हम वृत्त का खंड कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 22, वृत्त का अंश माप निम्न में से कितने डिग्री का होता है? तो वृत्त का अंश माप जो है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न नंबर 23, अर्धवृत्त का अंश माप निम्न में से कितने डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का जो अंश माप है तो वो होता है 180 डिग्री का, क्योंकि यदि वृत्त का आंशिक माप जो है वो 360 है, तो अर्धवृत्त का तो उसका आधा जो भाग होगा वो 360 का आधा 180 डिग्री होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 24, वृत्त के परिमाप को निम्न में से क्या कहते हैं? तो वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं? तो वो होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की जो परिधि होती है वो उसका परिमाप होता है। ठीक है, अगला है और लास्ट है इस वीडियो का, ये है प्रश्न नंबर 25, चक्रीय चतुर्भुज निम्न में से किसे कहते हैं? और चक्रीय चतुर्भुज के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और आगे मैं इसी तरह की जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से अच्छे से समझ लें, देख लें। इसके जो सही उत्तर है वो हम देखते हैं। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया कि यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पे स्थित हों, तो ये इसका सही है। चारों यदि शीर्ष उसके वृत्त पे रखे हैं, स्पर्श कर रहे हैं उसको, तो वो चक्रीय चतुर्भुज होती है। पर ऑप्शन अगला भी देख लेते हैं, यदि उसके चारों भुजाएं एक वृत्त पर स्थित हों, तो ये चारों भुजाएं यदि वृत्त पर स्थित है तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होता है। अगला है यदि उसके अंतर वृत्त स्थित हो, तो ये भी जो है वो नहीं है उत्तर इसका। तो इसका सही उत्तर है ए, यदि उसके चारों शीर्ष जो है वो एक वृत्त पर स्थित हो तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।